नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। नजर यहां पर चांदी पे डालेंगे क्योंकि यहां पर इसकी तेजी बरकरार है। $28 के ऊपर के कारोबार फिलहाल। और भारतीय बाजारों की बात की जाए तो ऑल टाइम हाइस पर चांदी यहां पर स्थित है। फरवरी में जो इंपोर्ट्स हैं वो रिकॉर्ड पे हुए हैं। मार्च की क्या हालत है और अब अप्रैल की शुरुआत जब यहां पर फेस्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी हैं, किस तरह की खरीदारी है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर दूसरे दिन मुनाफा वसूली तो देखने को मिली, लेकिन उन डिप्स पर खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई है। बाजार का मानना है कि इस क्वार्टर में हम $90 से $100 के बीच की रेंज बनता हुआ देख पाएंगे। इस पर करेंगे बात। साथ ही बात करेंगे गरम मसालों पर, जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। लोअर सर्किट पे हमने जीरे में कारोबार होते हुए देखा और बाकी मसालों में भी हल्की सी गिरावट। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, राजगौर स्पाइसेस के ओनर धनंजय राजगौर और HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता। शुरुआत चांदी के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर $28 अब एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। भावों के ऊपर हमने भाव वहां पर स्थिर होते हुए देखे हैं। चिराग, कैसे देखते हैं आप चांदी के प्राइसेस? यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या और सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है? नमस्कार मनीषा जी। जैसे मैंने आपको पहले भी आज से 5-6 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था, दर्शकों को भी बताया था कि 82,000 पहला ही रेजिस्टेंस दिख रहा है जो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है इंडियन मार्केट, और अभी नया रेजिस्टेंस हम 85,000 पे देख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आए और मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करे, बट आई थिंक स्टिल सिल्वर के इंटरनेशनल प्राइसेस अभी भी ऐसी कोई ओवरबॉट सिचुएशन में आए नहीं है जहां से ये बेरिश मोड में कहीं पे भी आ सके। नियर टर्म बेरिश मोड कोई भी दिखता नहीं है यहाँ पे। जितना भी मार्केट अगर नीचे आता है 78,000 80,000 विल बी द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां से मार्केट नीचे जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ऊपर चांदी के इंटरनेशनल लेवल की अगर अगर भाव की बात करें तो near term target is if it crosses 2850, I'm sure we can see the level of $30 very soon. स्पॉट मार्केट्स में अब यहाँ पर बाइंग की क्या स्थिति है चिराग? क्योंकि काफी लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से सोने में इतनी ज्यादा तेजी आ चुकी है, वो मार्केट शेयर हम यहाँ पर इन सम सेंस प्लैटिनम, डायमंड और सिल्वर की तरफ आता हुआ देखेंगे। तो सिल्वर में किस तरह की बाइंग है? सिल्वर फिजिकल मार्केट में अभी तक बाइंग शुरू नहीं हुई है। ओके। हालांकि हमने 2 दिन में फिजिकल गोल्ड में बाइंग धीरे से आना शुरू होते हुए देखी है, पर सिल्वर में अभी तक फिजिकल डिमांड मार्केट में नहीं देखी जा रही है। बट एक बार जब मार्केट ये जो रेट है वो अगर सेटल कर देगा तो फिजिकल डिमांड आनी बहुत दूर नहीं है। एक बार अगर ये कंसोलिडेशन लेवल पे अगर चांदी के भाव रहते हैं तो यहाँ से ये फिजिकल डिमांड बहुत जल्द से हम देखने को मिल सकती है। चिराग, साथ ही साथ अगर सिल्वर, और मैं सिल्वर इंस्टीट्यूट से कल बात कर रही थी, उनका कहना है कि कॉस्ट ऑफ मेकिंग सिल्वर एज ऑफ नाउ $17 है, जो पिछले साल $13 थी। तो अच्छा खासा इजाफा एक साल में हमने सिल्वर ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी आता हुआ देखा है। आपको लगता है इसका कुछ असर हम प्राइसेस पे आगे जाके देखेंगे? देखिए, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो लास्ट 1.5 साल से जो फेड के रेट्स हैं दैट इज होवरिंग अराउंड 4.5 to 5.5%। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके कारण ही बढ़ा है। तो अगर हम आगे चल के अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नीचे आता है तो वापस ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वापस नॉट एट द सेम लेवल्स व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर, वो लेवल्स तक तो नहीं आएगा, पर काफी हद तक उसके अंदर करेक्शन आ सकता है। बट आई थिंक रिलेटिवली प्राइजेस पे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ज्यादा कोई फर्क आता हुआ मैं नहीं देखता हूँ। ऑफ कोर्स अक्रॉस वर्ल्ड यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में चांदी की डिमांड कैसी रहेगी उस पर बाजार की नज़र है। काफ़ी हद तक लोग अब ये मानने लगे हैं कि सोना एक बबल है, पेपर ट्रेड बन के रह रहा है, फिजिकल मांग बहुत ज़्यादा नहीं है। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तेज़ी हमने सोने में आते हुए देखी है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चांदी ऑन दी अदर साइड, आप कहेंगे कि इसमें अभी फ्रॉथ नहीं है, फंडामेंटल्स के हिसाब से मूवमेंट है? नहीं, इसके अंदर फ्रॉथ बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखो लास्ट 2.5 साल से हमने ये रेट्स देखे नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस हिसाब से सिल्वर की रॉ मटेरियल यूज पे जा रहा है, उस हिसाब से दिस इज नॉट अ फ्रॉथ एट ऑल। एंड आई थिंक जितना भी मार्केट अगर करेक्ट करता है तो दैट इज द राइट लेवल ऑफ बाइंग। एट द सेम टाइम जो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर सेंट्रल बैंक्स इज इंक्रीजिंग रिजर्व्स। और अगर हम लास्ट 10 साल देख लें अगर, तो जब भी आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाए हैं वो भाव हमको नियर स्तर पे वापस देखने को नहीं मिले हैं। तो आई थिंक इज अ लॉट ऑफ क्रेडिट इफ यू सी द हिस्ट्री।
of gold buying by our own central government, we have not witnessed the same rate coming back into the market. So I think it is a very positive note. बहुत सारे factors इसमें consider करने चाहिए. जी, हमने इनिशियली पहले सिल्वर इंस्टीट्यूट के माइकल डिरेंजियो से बात भी की थी। आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेकर और किस तरह की स्थिति आगे जाकर चांदी में बन सकती है। On the gold side, I've heard anything between 5 to 15, even 20% in hard assets, with some of that being in gold. And I think the same thing is true for silver. I think that portfolio diversification in the event of a major economic calamity, like we experienced in 2008, is a good hedge. And look as the U.S. Fed begins to cut rates at some point this year, that's a win-win for the precious metals complex. And silver is going to be on that ride. Okay, so the silver price will experience a nice uptick once those cuts come into play. Once the Fed starts to reduce rates, we believe that would encourage investors back into the market, even if those rate cuts perhaps are now less dovish than we were expecting, just a short while ago for this year. And so we think we could revisit these levels that you're seeing now. But again, you have sort of a U shape in terms of that price in the market. So a short-term correction, perhaps down into, even perhaps as down as far as the 2000s, I think is a possibility. And, maybe as low as perhaps 2100s, but you could see that again getting down into the 2000s in the coming quarters, but then a sharp upward move as those investors buy into that weakness, and then that could again drive prices back to these highs that we're seeing now. Could we get back to 2400? That's possible. That may well be a price for next year. वो फिलिप न्यूमन का भी यहाँ पर व्यू है कि एक करेक्शन सोने में आनी चाहिए और शायद भाव 2100 के आसपास आपको बनते हुए नजर आए। 2000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर अब सोने में माना जा रहा है और उसके बाद 2400 तक लेवल्स यहाँ पर फिर से आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा गिरावट की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अब सोने में भी नहीं है। हायर हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन जहाँ तक चांदी की बात है चिराग, यहाँ पर भी यही माना जा रहा है कि और तेज़ी यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। 30 और 32 डॉलर प्रति आउंस के लेवल्स हम इस साल में ही बनता हुआ देखेंगे। तो आप कहेंगे चाहे फिजिकल है चाहे डिजिटल चांदी है, खरीदारी के जो मौके हैं वो अभी भी बाजार में हैं। बिल्कुल, अगर देखो जितने भी फैक्टर्स हम कंसिडर करते आ रहे हैं लास्ट एक महीने से, जो जितनी भी मार्केट टर्बुलेंस है हम देखते आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखो या सेंट्रल बैंक की बाइंग देखो, इंटरेस्ट रेट के जो फैक्टर्स हैं, वो जितने भी कंसिडर करते हैं हम फैक्टर्स, विच आर द मेजर फैक्टर्स फॉर प्राइस मूवमेंट, वो सारे यही इशारा कर रहे हैं कि यहाँ से भाव बढ़ने चाहिए। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर कभी भी अगर मौका मिलता है तो डिजिटली सिल्वर में आप SIP भी कर सकते हैं। दैट इज अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द सिल्वर मार्केट। अगर फिजिकल बाई नहीं करते तो हर भाव पे थोड़ा थोड़ा खरीद के एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, विच इज ऑन अ व्यू ऑफ अ लॉन्ग टर्म एंड नॉट अ शॉर्ट टर्म। यानी खरीदारी यहाँ पर करें, डिसिप्लिन तरीके से बाइंग करें और SIPs यहाँ पर चांदी में किया जा सकता है। इसमें फ्रॉथ नहीं है, ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। हमने सभी मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में जो तेजी आता हुआ देखा है उसका सीधा असर यहाँ पर चांदी में देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया चिराग हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइस, फंडामेंटल्स एंड ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में क्या सीन है उस पर भी राय देने के लिए। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे अब यहाँ से सोने चांदी में आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए? मनीषा जी गुड मॉर्निंग। देखिए डेफिनेटली सिल्वर जो है इंडस्ट्रियल मेटल से क्यूज लेता हुआ दिखाई दिया है। हमने जब से देखा कि चाइना के नंबर्स पॉजिटिव आने स्टार्ट हुए तो सिल्वर में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। गोल्ड सिल्वर रेशियो के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि सिल्वर एक अंडर परफॉर्म हो रहा था, तो वहां पर एक अच्छा एक मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 3 साल के उच्चतम स्तर पे अब सिल्वर यहाँ पे मूव करता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि सिल्वर के अंदर जो अभी भी अंडर प्रेशर चल रहा था वो यहाँ पर एक अभी सपोर्टिव है। इंडस्ट्रियल मेटल की जो खरीदारी है वो यहाँ पर एक फंडामेंटल टाइप से सपोर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो सिल्वर मुझे लगता है अभी भी एक अच्छा कैंडिडेट रहेगा खरीदारी की साइड में आने के लिए। तो यहाँ पे हमारी अगर हम इंट्राडे की बात करें तो खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो करीबन 82,350 के आसपास खरीदारी करें, 81,800 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 83,000 तक देखने को मिल सकता है। और हमें लग रहा है कि जल्दी ही आपको ये
$29 के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें लगता है कि जल्दी ही आप 29 और 30 की रेंज में सिल्वर को जाते हुए देखेंगे, तो एक सपोर्टिव फैक्टर सिल्वर में है। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड भी एक सस्टेनेबल होता हुआ दिखाई दिया है। हालाँकि मोमेंटम थोड़ा-सा स्लो है, बट हाँ, आज जो सीपीआई के नंबर्स आने हैं, वो एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग के मिनट्स आने हैं, वो भी यहाँ पर एक डायरेक्शन दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के डेटा काफ़ी फोकस में रहेंगे और उस डेटा के बाद हम फ्रेश मोमेंटम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से ट्रेंड अभी चल रहा है गोल्ड का, तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा। गोल्ड में करीबन 71,300 के आसपास खरीदारी करें। 71,120 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट करीबन 71,700 तक आ सकता है और इंटरनेशनली लग रहा है कि $2355 $2360 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो आज का जो मार्केट है वो लग रहा है बाय ऑन डिप्स का रहेगा और शाम को डेटा आने के बाद और क्लैरिटी आती हुई दिखाई देगी। हम्म। लेकिन जिस तरह से अनुज काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं और मार्केट जानता भी है कि जब हम फंडामेंटल स्ट्रांग देखते हैं तो स्पेकुलेटिव मनी वहां पर आती ही है। काफ़ी हद तक सोने में भी यही होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से फ्रॉथ बिल्डअप हुआ है, जिस तरह से फ्यूचर्स ऑप्शंस ट्रेड का हमने इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ता हुआ देखा है, क्या कंसर्न्स हैं कि मुनाफा वसूली भी ऐसी आएगी? आपको लगता है कि एक लंबे समय तक तेजी बरकरार रह सकती है? देखिए डेफिनेटली अगर हम डेरिवेटिव साइड बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग एक्टिविटी ज्यादा रहती है क्योंकि ऑप्शंस डेरिवेटिव जो ट्रेडर्स होते हैं वो जनरली ट्रेडिंग को ज्यादा वैल्यू करते हैं, तो वैसे में जनरली हम करेक्शन भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा है करीबन आप देखेंगे $200-250 की तेजी एक कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दे। बट हाँ, जो करेक्शन होगा वो मुझे लगता नहीं कि सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने हिस्टोरिकली भी देखा था कि गोल्ड में करीबन $170 की गिरावट आई थी, फिर वहां से एक अच्छा रनअप देखने को मिला। तो अगर गिरावट आती भी है तो वो मुझे लगता नहीं कि सस्टेन हो पाएगी, क्योंकि जो ये रैली बनी है गोल्ड और सिल्वर में ये फंडामेंटली सपोर्टिव है। सेफ हेवन डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिली है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंटरेस्ट रेट कट होने का जो फैक्टर है वो अभी मार्केट के अंदर बिल्डअप है। तो मुझे लगता है कि जब तक ये तीनों सेगमेंट जो है, तीनों फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं, ये जब तक मार्केट में रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर कोई करेक्शन आता भी है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऑलराइट, तो ये करेक्शन आता भी है तो खरीदारी करके यहाँ पर काम करना है। एज ऑफ नाउ क्लियरली जिस तरह का हॉट मनी, स्मार्ट मनी हमने सोने में आता हुआ देखा है, वो लगातार इसे यहाँ पर सपोर्ट भी कर सकता है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर मसालों की करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोरदार गिरावट है। क्या है रीजंस, कैसे करें आप ट्रेड, बताएंगे आपको। नमस्कार, मसालों की बात अब करेंगे जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अगर आप जीरा, हल्दी या धनिया तीनों ही उठा के देख लें तो जो गरम मसाले हैं वो थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आए हैं। मुनाफा वसूली यहां पर अक्रॉस है। धनिया की बात करें तो 2 महीने के लोज पर है। जीरे की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे फिसलता हुआ नजर आया है। और हल्दी जहाँ पर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे थे, वहाँ पर भी हमने देखा है कि मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे 16,500 के नीचे अब यहाँ पर प्राइसेस फिसलते हुए। राजगुर स्पाइसेस के धनंजय राजगुर हमारे साथ हैं। धनंजय जी नमस्कार। जीरे से ही शुरुआत कर लेते हैं जहां पर गिरावट जारी है, कैसे देखते हैं अब आप आवक और सामने मांग? नमस्कार मनीषा जी। जीरा या कोई भी कमोडिटी बढ़ना घटना ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर तय होता है। मनीषा जी, जीरे को रिकॉर्ड बनाने की आदत सी हो गई है। गए साल हमने देखा जीरे ने भाव का रिकॉर्ड बनाया और इस साल जीरे ने क्रॉप का रिकॉर्ड बनाया है। अभी जो जीरा 23,000 के आसपास चल रहा है वो आने वाले महीनों में 21,000 तक जाने का अनुमान है, क्योंकि एक्सपोर्ट में हम देखें तो मार्च अच्छा गया, अप्रैल भी अच्छा है, लेकिन आने वाले जून और जुलाई के बाद एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा स्लो हो जाएगा। हमने अभी तक स्टॉकिस्ट नहीं देखे जीरे में, लेकिन 21,000 का भाव जैसे ही क्रॉस होगा तो इसमें स्टॉकिस्ट एंट्री करेगा, फिर जीरा सेल हो जाएगा। ओके, आगे जाकर 21,000 के लेवल जब आप बनता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लगता है वहां पर मांग आएगी? क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो होली, रमजान वगैरह की मांग आनी थी मार्केट्स में वो आके अब खत्म हो चुकी है और यहाँ से एक प्रेशर लगातार बना रहेगा। मनीषा जी, आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमने देखा कि लास्ट ईयर हमने देखा कि किसानों ने लगभग अपना पूरा स्टॉक बेच दिया था। जो किसान 2 साल 3 साल 4 साल स्टॉक किया था वो सबने 60-65 के रेट में जीरा बेचा है, लेकिन अभी ये जीरा 20,000 के नजदीक आ गया है। तो किसान माल बेचकर जब भी आता है तो सबसे पहले वो सोना खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, लेकिन इस साल सोना भी महंगा है और सब महंगा है। तो 20,000 के जीरे में जीरा बिल्कुल बेचेगा नहीं, वो स्टॉक करेगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि 30% के ऊपर जीरा किसान लेकर ही नहीं आएगा मंडी के अंदर, अगर 200 गिन के जाएगा तो।
साथ ही बाकी मसालों को लेकर एज ऑफ नाउ क्या रुझान है, क्योंकि हल्दी का फंडामेंटल स्ट्रांग था लेकिन मुनाफा वसूली वहां पर भी आई है। धनिया भी यहां पर 2 महीने के लोज पर अब कारोबार कर रहा है। तो ओवरऑल मसालों का बाजार फिलहाल है कैसा? मनीषा जी, हल्दी में तो क्या है, नफा रूपी बिचवाली आई है और हल्दी में थोड़ा डिमांड भी थोड़ी जितनी चाहिए उतनी है नहीं। वो हिसाब से मार्केट स्टैंड है, लेकिन 15-20 दिन या महीने के बाद वापस जब डिमांड निकलेगी तो हल्दी वापस थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और धनिये में क्या मांग है बाजार में? और अगर तीनों ही मसालों की बात करें तो आपको कहाँ लगता है कि गिरावट ज्यादा आगे जाके देखने को मिल पाएगी? जीरा जैसे आपने कहा 21,000 तक नीचे जा ही रहा है, हल्दी में कुछ खरीदारी यहाँ पर लौट सकती है, लेकिन क्या वो स्टैंड हम धनिये में भी आता हुआ देखेंगे? धनिया तो इस साल धन बरसाएगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि अभी देखो हल्दी में भी तेजी आ चुकी है देखने जाए तो। और धनिये में अब सबको अपना एनसीडेक्स में धनिया सबसे बेस्ट लग रहा है, क्योंकि धनिया लास्ट 15 महीने से हम देख रहे हैं कि लास्ट 15 मंथ से यहाँ पर ही खेल रहा है। तो आने वाले दिनों में धनिये पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो धनिये में 2 पैसा देखने मिलेगा। ओके, यानी 15-20 दिनों में हल्दी में तेजी है, धनिये में आप लेके चलें, यहाँ पर और ऊपर में भाव जा सकते हैं। जहाँ तक जीरे की बात है 21,000 रुपए का यहाँ पर इंतजार करें। धनंजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन सभी गर्म मसालों पर यहाँ पर बात करने के लिए जो बहुत ज़्यादा गर्म बाय द वे अभी है नहीं। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं। अनुज, यहाँ पर एक तरफा तेजी है। कॉपर 14 महीने के हाईस पर, जिंक, निकल, टिन, लेड, एल्यूमिनियम पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो 3 से 7% तक की तेजी अक्रॉस मेटल्स में है। बिल्कुल मनीषा जी, कहीं ना कहीं हमने जो इंडस्ट्रियल मेटल में तेजी बनते हुए देखी है उसमें कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, इवन लेड के अंदर भी अच्छी खासा मोमेंटम देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना का जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है और ये आगे भी कंटिन्यू है, मुझे लगता है कि एक्सपेक्ट हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कॉपर अब धीरे धीरे अपने लाइफ टाइम हाई जो उसने 886 का लास्ट ईयर बनाया था उसके आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल तो अभी ट्रेंड पॉजिटिव है और यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर हम स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो कॉपर में करीबन 815 के आसपास खरीदारी करें, 810 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 820, 826 के देखने को मिल सकते हैं। जिंक के अंदर भी करीबन 240-50 के आसपास खरीदारी करें, 237, 80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 244-50 तक देखे जा सकते हैं। तो कॉपर और जिंक मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल पैक में एक अच्छे मोमेंटम में है और यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। साथ ही क्रूड प्राइसेस को आप कैसे देखते हैं अनुज, क्योंकि यहाँ पर 89-91 की रेंज के बीच में अब यहाँ पर क्रूड अटकता हुआ नजर आया है। इवन एज ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि इस क्वार्टर में तेजी की तरफ बेट्स यहाँ पर ज्यादा हैं। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि यूएस की इन्वेंट्री हमने लास्ट वीक बढ़ती हुई देखी थी, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब जो यूएस का प्रोडक्शन है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। तो एक मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और जनरली हम देखते हैं 90 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बन सकती है। तो क्रूड के अंदर मुझे लगता है कि बिकवाली का ट्रेड देखा जा सकता है या फिर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए 7,130-135 एमसीएक्स में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं, 7,180 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 7,040 तक देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि $90 एक साइकोलॉजिकल बैरर है और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा सेल पर रहेगा क्रूड ऑयल में। ऑलराइट, बिकवाली यहाँ पर कच्चे तेल में की जानी चाहिए, मेटल्स में तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। एक फाइनल कॉल अनुज, एग्री स्पेस में मसाले यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए नजर आए हैं। इस बार मॉनसून बेहतर माना जा रहा है तो कुछ गिरावट उस वजह से गुआर में भी बनती हुई नजर आई है। तो जहाँ नॉन एग्री में अच्छी खासी तेजी है, एग्री में बहुत ज्यादा बढ़त हमने बनते हुए नहीं देखी। देखिए एग्रीकल्चर कमोडिटी का मेन मुझे लगता है कि अब मॉनसून के ऊपर काफी रहेगा और आने वाले 10 से 15 दिनों में और क्लैरिटी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो मेरे हिसाब से फिलहाल अभी एग्रीकल्चर का जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहेगा और कहीं ना कहीं जो हीट वेव चलनी चालू हुई है उससे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब आगे चलकर अगर हीट वेव्स बनती हैं और अगर मॉनसून अच्छा खासा आता है तो फिर हम अगेन थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आता हुआ देखेंगे। तो एग्रीकल्चर जो डिपेंड करेगा वो मॉनसून पे करेगा। मेरे हिसाब से फिलहाल अभी मॉनसून को नजर में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर पोजिशन बनानी चाहिए। ऑलराइट, तो मानसून देखें पहले और उसके बाद ही यहाँ पर बाकी एग्री कमोडिटीज़ पर नजर रखनी चाहिए। आपको बता दें लेकिन कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे वो कोको है, कॉफ़ी है, रबर है, इन सब कमोडिटीज़ में अच्छी खासी बढ़त ऑलरेडी देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया अनुज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज़ में स्ट्रैटेजीज़ के लिए भी। लेकिन आपको बता दें कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज़ बढ़ रहा है।
प्राइसेस, वॉल्यूम्स, ओपन इंटरेस्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में भारतीय बाजारों में यहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं। लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज लेकर आया है अब तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर। सीखिए कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे। कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनामिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स। कैसे पढ़ें और समझें चार्ट्स का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल के जवाब भी आपको मिलेंगे। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है।